हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ एफ क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं पिछले क्लास का रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था COC दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम लोगों ने निकालना सीखा था गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो आज के क्लास में जो बचा हुआ पोर्शन है इसका वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बचा हुआ क्या क्या पोर्शन था मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो CFS में हम लोगों ने देखा था कि कुछ चीज़ें था। ठीक है, 3 चीज़ें था, जिसमें एक है COC जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया, दूसरा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और तीसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो COC में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा? 2 चीज़ें मिलेगा, या तो गुडविल मिलेगा या तो फिर कैपिटल रिजर्व मिलेगा। ठीक है, ये इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ CFS में जाएगा, जो कि है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग होल्डिंग कंपनी अकाउंट भी बोलते हैं। तो आज के क्लास में कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक यहाँ पे होल्डिंग कंपनी, इसका नाम है A, वही पुराना एग्जाम्पल, और दूसरा है कंपनी B। तो जब कंपनी A कंपनी B पे कंपनी B का शेयर एक्वायर करती है, मान लीजिए मोर देन 51%, जैसा कि प्रोविजन में लिखा हुआ है, जब मोर देन 51% शेयर एक्वायर करती है तो कंपनी बी कंपनी ए की सब्सिडियरी कंपनी बन जाती है, और कंपनी ए जो है वो बी का होल्डिंग कंपनी बन जाता है। ये तो मैंने पहले ही बताया था। अभी मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है कंपनी ए और दूसरी कंपनी है कंपनी बी। अभी कंपनी ए ने कंपनी बी पे 80% शेयर एक्वायर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो वाला रिलेशनशिप बन गया, होल्डिंग और सब्सिडियरी रिलेशनशिप बन गया। तो यहाँ पे जो 80% जो शेयर एक्वायर किया है, इसमें बचे हुए जो 20% है, दोनों मिला के कितना होंगे? 100 होंगे। ठीक है, तो 100 में से ए ने 80 एक्वायर किया है, बचे हुए जो 20% है ये वाले कौन से हो जाएंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बी का जितना भी नेट एसेट है, जितना भी पोस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, पोस्ट प्रॉफिट नॉट प्री, प्री वाला पूरा का पूरा एक एक COC में जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का जो ट्रीटमेंट है उसमें जाएगा। जो इसका पोस्ट प्रॉफिट है, ठीक है, इक्वेशन के बाद वाला प्रॉफिट, उसका शेयर भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास जाएगा, और उसका नेट एसेट का शेयर भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास जाएगा। कितना परसेंट? 20% बस। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। मान लीजिए कंपनी बी का जो है शेयर कैपिटल मान लीजिए 20 रुपए है, और इसका पोस्ट प्रॉफिट जो है वो भी 20 रुपए है। अभी कंपनी ए ने कंपनी बी पे मान लीजिए 80% शेयर एक्वायर किया है, और बचे हुए 20% जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास है। ठीक है, अभी बी का जो शेयर कैपिटल और जो पोस्ट प्रॉफिट है उसका 20%, शेयर कैपिटल का 20% और पोस्ट प्रॉफिट का 20%, ये दोनों कहां जाएंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास चले जाएंगे। अभी सर आप पूछोगे कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहां पे आता है? जैसे कि गुडविल होता है ऐसे साइड में और कैपिटल रिजर्व लाइबिलिटी साइड में होता है, तो गुडविल माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहां पे जाएगा? तो हम लोग जब CFS का अकाउंट बनाएंगे इधर पे, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये CFS का अकाउंट है। ठीक है, ये CFS का अकाउंट है, ये वाला है एसेट साइड, ये वाला है लाइबिलिटी साइड। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे COC का जो हमने ट्रीटमेंट किया था उसमें या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, ये हमने देखा था। तो अगर गुडविल आया था वो एसेट साइड में, यहाँ पे गुडविल में यहाँ पे आ जाएगा। अगर कैपिटल रिजर्व आया तो ये लाइबिलिटी साइड यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। तो शेयर कैपिटल क्या चीज़ है? वो लाइबिलिटी है, कंपनी के रूल के हिसाब से तो वो लाइबिलिटी है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लाइबिलिटी का ही पार्ट बनेगा। वो यहाँ पे नीचे हम लोग लाइबिलिटी साइड आके माइनॉरिटी इंटरेस्ट का यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे शो कर देंगे, जितना भी अमाउंट होगा, जितना भी वहाँ पे कैलकुलेट होगा वो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग को 2 चीज़ें समझना पड़ेगा, जो कि है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि ये पिछले वाले टॉपिक के साथ ही मैच करता है, जो कि है प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। मान लीजिए किसी भी कंपनी ने
एक कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए ने कंपनी बी पे मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को शेयर कैपिटल एक्वायर किया, ठीक है। एक टाइमलाइन यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे लेते हैं ईयर स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 21 को और ख़त्म हुआ 31 दिसंबर 21 को। तो कंपनी ए ने कंपनी बी पे कब एक्विजिशन किया? 1 जनवरी 21 को, मतलब साल के पहले दिन ही, ठीक है। तो साल के पहले दिन से लेकर 31 दिसंबर तक ये जितना भी दिन होगा ये होगा पोस्ट वाला, ठीक है। और इससे पिछले वाला जितना भी दिन होगा वो होगा प्री वाला, ठीक है। तो मान लीजिए कि 1 तारीख को जब इन्होंने एक्विजिशन किया, इसके बाद यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट्स अर्न होगा ये जाएगा माइनॉरिटी वालों के पास, ये होल्डिंग के पास नहीं जाएगा, ठीक है। इससे पिछले वाला जितना भी था वो जाएगा होल्डिंग कंपनी के पास, लेकिन इससे बाद वाला जितना भी होगा, मतलब ये वाला पोर्शन का जितना भी प्रॉफिट्स होगा वो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास, ठीक है। मान लीजिए और एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो साल के पहले दिन हो गया। अब अगर ड्यूरिंग द ईयर, मान लीजिए एक टाइमलाइन यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ठीक है। 1 जनवरी 21, 31 दिसंबर 21, ठीक है। अभी ड्यूरिंग द ईयर मान लीजिए 1 अगस्त को कंपनी ए ने कंपनी बी पे एक्वायर किया, ठीक है, 1 अगस्त को, ठीक है। 1 अगस्त के बाद का जितना भी प्रॉफिट है, 1 अगस्त के बाद जितना भी प्रॉफिट है उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और 1 अगस्त के पहले जितना भी प्रॉफिट है उसको हम लोग बोलेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट वाला जितना भी होगा वो माइनॉरिटी के पास जाएगा, ठीक है। और प्री वाला जितना भी होगा वो सीओसी का जो ट्रीटमेंट है, सीओसी का जो कैलकुलेशन है उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हम लोग क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी ए है जिन्होंने एक्वायर किया है कंपनी बी पे 80%, ठीक है। और कंपनी बी का प्रॉफिट जो है, ठीक है, यहां पे दे देते हैं कंपनी ए ने कंपनी बी पे एक्वायर किया है 1 जनवरी को, ठीक है। एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कंपनी ए ने कंपनी बी पे एक्वायर किया 80%, वो कौन से दिन किया? 1 जनवरी, सॉरी यहाँ पे जनवरी होगा, तो 1 जनवरी 21 को, ठीक है। और बी का प्रॉफिट जो है ईयर एंड पर, मतलब 31 दिसंबर 21, वो कितना है? मान लीजिए 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। और बी ने कुछ डिविडेंड दिए, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड दिए। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो हम लोग साल के बीच में देते हैं, ठीक है, जो हम लोग साल के बीच में देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। वो मान लीजिए ये भी 1 लाख का दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कौन सा होता है? मान लीजिए ए ने बी पे एक्वायर किया 80%, तो बचा हुआ 20% कौन सा होगा? माइनॉरिटी वाला होगा, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। तो अभी हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कौन सा है और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कौन सा है। तो बी का प्रॉफिट ईयर एंड में कितना है? 1 लाख है। और एक्विजिशन कब क्या है? 1 जनवरी को। तो अब एक टाइमलाइन बनाता हूं मैं। एक्विजिशन किया है 1 जनवरी 21 को और ईयर एंड हुआ है 31 दिसंबर 21 को। तो यहाँ पे एक्विजिशन किया है उन लोगों ने, कंपनी ए ने यहाँ पे एक्विजिशन किया है। तो यहाँ का जितना भी प्रॉफिट होगा, मतलब पोस्ट वाला जितना प्रॉफिट होगा, जो कि 1 लाख का प्रॉफिट जो है, वो कहाँ पे जाएगा? माइनॉरिटी के पास जाएगा, ठीक है। और इधर का जितना प्री वाला होगा वो कहाँ पे जाएगा? होल्डिंग के सीओसी के कैलकुलेशन में जाएगा। सीओसी का कैलकुलेशन जो है वहां पे चला जाएगा, ठीक है। हम लोग जब बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट समझ लो, ठीक है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि बी का जो प्रॉफिट था वो 1 लाख का था ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जितना भी प्रॉफिट है वो पोस्ट वाला प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस पोस्ट वाले प्रॉफिट का 20%, ठीक है, 80% तो होल्डिंग कंपनी ने होल्ड किया है, बचा हुआ जो 20% है, मतलब 20,000 इसका वो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और इंटरिम डिविडेंड भी पोस्ट डिविडेंड है, ठीक है, वो भी क्या है? पोस्ट डिविडेंड है। तो पोस्ट वाला जितना भी होगा वो
माइनॉरिटी पास जाएगा, ठीक है। प्री वाला सब होल्डिंग पास जाएगा, पोस्ट वाला जितना भी होगा वो माइनॉरिटी पास जाएगा। तो इंटरनल डिविडेंड कितना दिया था, 1 लाख दिया था, तो 1 लाख का भी 20%, ठीक है, जो कि तो 20,000। तो टोटल प्लस कर कितना होगा, 40,000 टोटल जाएगा। कितना, कहाँ पे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के सेक्शन पे जाएगा, जो कि CFS जो अकाउंट होता है उसके लाइब्रेरी साइड आता है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा, 40 के यहाँ पे आ जाएगा आराम से, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि कंपनी ए ने कंपनी बी पे पहले दिन ही एक्विजिशन किया है। अगर ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन किया होगा तो वो कहाँ पे जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कंपनी ए ने कंपनी बी पे 80% एक्वायर किया है। कौन से दिन, 1 अगस्त 21 को, ठीक है। मान लीजिए ईयर शुरू होता है 1 जनवरी को और खत्म होता है 31 दिसंबर को मान लेते हैं। और ये एक्विजिशन कब किया है, 1 अगस्त को किया है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बी का प्रॉफिट, जो लिख देता हूँ बी का प्रॉफिट 1 जनवरी 21 को था 1 लाख रुपए, ठीक है। और एक होता है फाइनल डिविडेंड, बी ने फाइनल डिविडेंड दिया, जो कि फाइनल डिविडेंड कब देते हैं हम लोग, ईयर एंड पे देते हैं फाइनल डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड कब देते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द ईयर देते हैं। तो फाइनल डिविडेंड जो हम लोग इन्होंने दिया है वो ईयर एंड में, मतलब 31 दिसंबर में दिया है 1 लाख का डिविडेंड, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या जाएगा, अच्छा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा कितना है, 20%, जो बचा हुआ हिस्सा होगा 20%। 80% तो ए ने होल्ड किया है, बचा हुआ 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखो कि एक्विजिशन कब किया है, एक्विजिशन किया है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 1 अगस्त को, ठीक है, 1 अगस्त को किया है। और प्रॉफिट कब का है, जनवरी 1 का प्रॉफिट है, मतलब ये पिछले महीनों का प्रॉफिट है। तो ये वाला प्री हो गया ना, पिछले वाला तो प्री हो गया, तो ये जाएगा होल्डिंग कंपनी में। ये तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में आएगा नहीं, ये तो होल्डिंग में जाएगा। बच इधर का अगर कुछ होगा तो वो माइनॉरिटी में आएगा। इधर का क्या है, बस ये फाइनल डिविडेंड है जो 31 दिसंबर को दिया गया है। कितने का दिया गया है, 1 लाख रुपए का। तो इसका 20%, ठीक है, बचा हुआ जो यहाँ पे 20% है, ये 20%, 1 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख का 20% 20,000। तो ये 20,000 कहाँ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में चला जाएगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ईयर एंड वाला, ठीक है। मान लो ए ने बी पे एक्वायर किया 80%, किसने एक्वायर किया, 31 दिसंबर 21 को। मान लेते हैं ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी और खत्म होता है 31 दिसंबर, ठीक है। और बी का प्रॉफिट मान लेते हैं, कि 1 अगस्त को बी का प्रॉफिट जो था वो था 1 लाख रुपए का, ठीक है। और बी ने कुछ इंटरिम डिविडेंड भी दिए थे, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड भी दिए थे, कितने का, 1 लाख रुपए का, ठीक है। अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा कितना है, 20% है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से में क्या क्या आएगा, जितना भी पोस्ट होगा वो सब आएगा। तो यहाँ पे देखो कि एक्वायर कब किया है, ईयर के एंड पे। तो जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा कि नहीं होगा, जितना भी हो जाएगा वो हो जाएगा प्री, ठीक है। तो ये जो 1 अगस्त को क्या है, ये भी प्री है, जो कि होल्डिंग में चला जाएगा। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी प्री हो गया, मतलब यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर दिया है, ये भी प्री हो गया। तो ईयर एंड का जो पिछले बार जितना भी था, मतलब प्री एक्विजिशन, ईयर एंड में एक्विजिशन किया ना, तो उससे पहले जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा, जो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट के हिस्से में आएगा नहीं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या आता है, बस पोस्ट आता है, जितने पोस्ट के रेवेन्यू थे वो सब आएंगे, तो ये वाला आएगा नहीं। अच्छा, आप लोगों को एक डाउट हो सकता है कि सर अगर जिस दिन एक्विजिशन किया अगर उस दिन ही प्रॉफिट हो, तो अगर जिस दिन एक्विजिशन किया अगर उसी दिन प्रॉफिट हो तो वो वाला भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक्विजिशन किया है 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को एक्विजिशन किया है, और अगर इसी दिन का प्रॉफिट अगर 2 लाख हो तो ये पूरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्री हो जाएगा, ना कि पोस्ट, ठीक है। अगर उसी दिन हो जाए तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा प्री हो जाएगा, पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में 3 केसेस बनता है, ड्यूरिंग द ईयर, ईयर के बिगिनिंग पे और ईयर के एंड पे। तो हम लोगों ने माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी समझ लिया है, ठीक है। अभी CFS का जो पूरा अकाउंट है, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का हम लोगों ने 4 टॉपिक में से हम लोगों ने 3 टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कौन से 3 टॉपिक थे वो
COC का टॉपिक, जिसमें से दो चीज़ निकलेगा, या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व, वो हम लोगों ने देख लिया। अगर गुडविल होगा तो वो एसेट साइड जाएगा, अगर कैपिटल रिजर्व होगा तो वो लायबिलिटी साइड जाएगा। दूसरा चीज़ जो है मॉनेटरी इंटरेस्ट, उसका कैलकुलेशन हम लोग सीख लिया, वो अगर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा, मतलब कैपिटल रिजर्व के नीचे, ठीक है, मॉनेटरी इंटरेस्ट जाएगा यहाँ पे लायबिलिटी साइड। अब बचा हुआ है होल्डिंग का रिजर्व, होल्डिंग का रिजर्व या सरप्लस, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिजर्व और सरप्लस का ट्रीटमेंट भी देख लेंगे, ठीक है, कि बैलेंस शीट में वो किस तरह दिखेगा, उसका कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा, वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही आप लोग प्यार दिखाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।